ऑल राइट, लेट्स गो टू द पेपर्स। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए थे आपके लिए, ये देखिए। बच्चों क्या मूड है, पहले सेक्शन बी या सेक्शन ए बाद में कर लें? आज सेक्शन बी पे स्टार्ट करते हैं, बिकॉज सेक्शन ए तो हर का डिफरेंट होता है, उसमें भी हम काम करेंगे आराम से। बट लेट्स गो टू सेक्शन बी, व्हाट डू यू थिंक? अगर आप सेक्शन ए करना चाहते हैं, हम टोटली ओके विद दैट एज वेल। जस्ट नीड योर सजेशन। सर सेक्शन बी से शुरू कर लें। ओके बच्चे, लेट्स गो टू सेक्शन सर बी। सेक्शन बी। हाँ, गुड इनफ, गुड इनफ। हमारे 50 मार्क का है, इसको तो अच्छी तरह करें ना पहले जी। Question 2A. What is meant by dynamic efficiency? And consider which type of market structure is most likely to achieve dynamic efficiency. So, thoda sa different from the normal context questions of efficiency, but still very doable. जी बच्चों, मुझे थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि इस बच्चे को कितना एक समझ आ रहा है। लेट्स से वलीद, आपको बेटे ये क्वेश्चन अभी खुद अटेम्प्ट करो, तसल्ली से, यू टेक योर टाइम एंड डू इट। आपके ख्याल में कितने एक मार्क्स स्कोर कर सकते हो? आई यू गेटिंग द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन? यस सर, क्वेश्चन समझ आ रहा है। हाँ, तो आई गेस 10 ले सकते वेरी गुड, गुड कॉन्फिडेंस। ओके इल्सा, व्हाट डू यू थिंक? आपको भी 10 तक लगता है कर सकते हो इसमें? प्रोबेबली यस सर। गुड गर्ल, तो मेजॉरिटी को ऐसा लग रहा है। गुड। सो बी पार्ट, यूज ऑफ कार्स इन लार्ज सिटीज कैन कॉज ट्रैफिक कंजेशन एंड पोल्यूशन। अच्छे बच्चे को ऑलरेडी आइडिया शुरू होना चाहिए किस मार्केट फेल की तरफ तवज्जो कर रहा है। एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ कार्स may cause allocative inefficiency, and discuss two alternative government policies that might be used to solve this problem. इसमें क्या लग रहा है, कितना स्कोर कर सकते हैं? अगेन I'll go to some kids. Motashim, what do you feel like? Take your time, सोचें। सर अराउंड 10। वेरी गुड। अदन ज़हरा, आपको क्या लग रहा है बेटे? सर 9 to 10। नॉट बैड, नॉट बैड। एक बच्चे और से पूछ लेते हैं। लारेब, माइक ऑन कर दो खुदा के लिए, इस्लाम का जवाब नहीं देती हैं आप। मुझे बताएं कितने एक मार्क्स आपको लगता है आप इसमें स्कोर कर लेंगे? सर 10। गुड गर्ल, दैट इज व्हाट्स रिक्वायर्ड। अगर बच्चा 20 मार्क अपनी तरफ से लेके आया है, 17 16 तो आ ही जाएंगे ना। 16 इसमें से आए, 16 दूसरे में से 32, सेक्शन ए में से मरते करते कुछ भी 8-10 मार्क्स तो आएंगे। यू आर वेरी क्लोज टू एन ए स्टार। 37 पे ए है, 41 42 पे ए स्टार आया था लास्ट ईयर। सो दिस इज हाउ इट्स। यही मॉडल आंसर आ जाते तो आप बड़ा कंफर्टेबल ए स्टार ले जाते। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद वेरी स्लो आंसर। हम अच्छी तरह कर चुके हैं इसको। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डायनामिक एफिशिएंसी इज। पहले समझ लें कि हमारी नॉलेज के मार्क्स ये हैं कि डायनामिक एफिशिएंसी क्या है, और आइडेंटिफाई करके फीचर दे देना कौन से मार्केट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करती है। सो आई विल स्टार्ट विद लेट्स से जाइना, कैन यू टेल मी व्हाट इज डायनामिक एफिशिएंसी मेरा बेटा? Zaina, I'm waiting for your answer. If you don't know, let me know so I can move on. Sir, I have yet to revise this topic. Okay, this is the major, most important topic. अब तक ये पानी की तरह साफ होना चाहिए था। Anyways, चलें, अभी आए हैं हमारी क्लास में जी अलीजा एंड समवन एल्स। गुड। चलें, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको विद लारैब। लारैब, माइक ऑन करें। आपने भी तक बताया है मुझे, हाँ बता दिया था लास्ट टाइम। मुझे बता दें जी, डायनेमिक एफिशिएंसी क्या होती है 3-4 लाइंस में, जितना एक ज़हन में आता है। Sir, when a firm invests in research and development, बहुत अच्छे। और उसके रिजल्ट में क्या आता है? इसके रिजल्ट में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है। ओके, रियली? एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव आती है, एलोकेटिव आती है। चलिए, एनीवेज गो अहेड, गो। हाँ, प्रोडक्टिव भी आती है, सही बोल रहे हो। और बोले? क्योंकि उससे आप वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हो। शाबाश, इससे एलोकेटिव एफिशिएंसी आ गई, और प्रोडक्शन प्रोसेसेस में इनोवेशन जब करते हो उससे प्रोडक्टिव आ गई। दिस इज द आंसर। 4 मार्क्स, 3 मार्क्स आपको चाहिए थे। सो डायनामिक एफिशिएंसी इज अ टर्म व्हेन large firms reinvest their abnormal profit
into research and development to come up with product and process innovation. अब थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से आंसर करें. प्रोडक्ट इनोवेशन मीन्स वैरायटी ऑफ गुड्स, डिफरेंट मॉडल्स, such as Apple constantly bringing in new models of iPhone, new versions. Samsung is doing that. लिख दो बेशक कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे स्कोर करने हैं. This will bring more choice for consumers. Their wants will be satisfied. Allocative efficiency will result. The other side of it is product process innovation. Production processes will be more streamlined, they'll be more efficient. Computer aided designing, computer aided manufacturing, business का concept बीच में ले आओ, will result in more, improved and efficient production processes, reducing cost of production for firms, increasing productive efficiency. यहाँ पे आपके 3 मार्क्स. जी वलीद, किस मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म्स मोस्ट डायनामिक एफिशिएंट होती हैं मेरा बेटा? सर मोनोपोलीज में. बहुत अच्छे. अब यहाँ पे मोनोपोली के 3-4 फीचर्स बताने बनते हैं. सो वलीद आप ही बता दो. सर दे आर प्राइस मेकर्स. बहुत अच्छे. They are one dominant firm. They usually have 25% or more market share. बहुत अच्छे, शाबाश. और they have unique products. यूनिक प्रोडक्ट है, इनएलास्टिक डिमांड है, प्राइस मेकर्स भी हैं, आउटपुट सेटर्स भी हैं, बट कैन नॉट डू बोथ. साथ आप कह सकते थे एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में. यहां से हम बिल्ड करते हैं मोनोपोली की डायनामिक एफिशिएंसी को. समझ आ गई बात? ठीक है कि क्योंकि उनके पास एबनॉर्मल प्रॉफिट है, बैरियर्स टू एंट्री ना होने की वजह से वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, उसको री इन्वेस्ट करते रहेंगे, जिसके रिजल्ट में डायनामिक एफिशिएंसी आएगी. राइट. अब यहाँ पे आप ग्राफ बना दो मोनोपोली का. आप वहां पे एक्सप्लेन कर देना कि प्रोडक्टिव एलोकेटिव कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, लेकिन ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल समटाइम्स दे पास लोअर प्राइसेस. डिमांड सप्लाई जहां इकट्ठे हो रहे हैं उसके मुताबिक प्राइस कर देना कि वो शायद इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से लोअर प्राइसेस पास ऑन कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ मोर चॉइस आउटपुट बढ़ रही है, मोर चॉइस एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डायनामिक एफिशिएंसी की तरफ लीड करवा रहे हैं अपने बिजनेस को. गेटिंग द पॉइंट बच्चों? कोई कंफ्यूजन? No, sir. Okay, good, good, good. अच्छा जी, anybody wants to end it with a good evaluative comment and a conclusion? Let's say Motashim. सर नहीं, इस वक्त एग्जाम है. आप वही जो बात ऊपर की थी उसी को आप एस्टैब्लिश करोगे. So as discussed above, monopoly firms are the most dynamic efficient because of their low barriers to entry and ability to earn abnormal profits in short and long run, which allows them to reinvest a large amount of profits. In today's world, many oligopolistic firms are showing and exhibiting dynamic efficiency, such as Apple, Samsung, Toyota, Honda, because they have those large, market shares and abnormal profit. ठीक है? However, dynamic efficiency is achieved, but productive and allocative efficiency is compromised, as seen in the graphs earlier. सब बच्चों को 100% clear हो गया है? Before I show you the mark scheme. सर आप ग्राफ को मोनोपोली बना के मोनोपोली वाला सिंपल ग्राफ बनाए. इसमें अच्छा मैं आपको हल बताता हूँ, और अच्छा कर दें इसको. एबनॉर्मल प्रॉफिट वाला ग्राफ बनाए ना, और बताएं कि ये जो एरिया एबनॉर्मल प्रॉफिट वाला है इसको वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन में कंटिन्यू करेंगे, इसी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, इसी से डायनामिक एफिशिएंसी आएगी. फॉलो कर रहे हो? जी सर. एबनॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ बना दे. इसका शॉर्ट रन लॉन्ग रन में तो फर्क होता नहीं है. तो ये देखिए मेरे बेटे, लेट्स सी व्हाट द मार्क स्कीम सेज. जी वाओ, उसने बड़ा अच्छा डिटेल में दिया है. Answer should provide a clear explanation of meaning of dynamic efficiency, which refers to use of profits to reinvest in research and development to reduce long run average total cost. Effects on firms' long run average total cost curve should be clearly explained. An existing average total cost will move entirely in a downward direction. वही productive allocative जो हम बात की, showing that as a result of investment, firm has a new reduced average total cost curve at every level of output. और अच्छा हमने एक्स एफिशिएंसी बता दीजिएगा. थोड़ा सा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का डाउनवर्ड स्लोप, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे शिफ्ट होता जाएगा.
There are 4 types of market structures, firms operating in perfectly competitive. अच्छा इसमें यहाँ पे ये एक थोड़ी सी दी है. 4 types of market structures, firm operating in a perfectly competitive market and firms operating in monopolistic competitive market are unlikely to be able to achieve dynamic efficiency. This is primarily due to both types of markets consisting of small firms, which make it very difficult to gain sufficient profits to enable investment in research and development. However, monopolies and oligopoly firms are likely to likely to be able to be large and be able to generate sufficient profits to benefit from investment in research and development and gain dynamic efficiency. It is most likely that a monopoly will generate sufficient profits, graph bana dein, because they will have full market control, whereas an oligopoly might need to use profits to use non price competition to maintain their market share. Although it should also be recognized that some monopolies might simply use profits to increase shareholder dividends. ये evaluative points थे. और डायनेमिक एफिशिएंसी माइट नॉट बी अचीव ड्यू टू एक्स इनएफिशिएंसी. अब वो कह रहा है जी 9 से 12 मार्क कब दूंगा? फॉर अ रीजन एंड क्लियर डिस्कशन which explains the concept analysis of dynamic efficiency. Each of 3 main types of market structures should be discussed and an attempt should be made to conclude which market is most likely to achieve dynamic efficiency. हमने मोनोपोली ओलिगोपोली को किया था लेकिन परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक को नहीं किया था, तो यहाँ पे हमारे 1-2 मार्क्स कट रहे हैं. बट ओवरऑल अगेन ये सीआई की मार्क स्कीम भी हर साल बदलती रहती हैं. आई थिंक दिस बिन सफिशिएंट गाइडेंस हियर. बहुत अच्छी मार्क स्कीम बनी हुई है और बहुत डिटेल में उन्होंने आपको यहाँ पे जवाब दिया हुआ है. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ओके, लेट्स गो टू सेकंड. इसी से मार्क स्कीम से करते हैं बिकॉज बहुत डिटेल्ड है तो मुझे भी समझाने में आसानी होगी. यूज ऑफ कार्स इन लार्ज सिटीज कैन कॉज ट्रैफिक कंजेशन एंड पोल्यूशन. उप्स, क्या हो रहा है? अच्छा जी, पोल्यूशन एंड कंजेशन एंड पोल्यूशन. वेयर इज इट? इसमें वर्ड फॉर्म में मार्क स्कीम आई है तो इतना अच्छा उसका कंट्रोल नहीं है स्क्रीन का. एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ कार्स मे कॉज एलोकेटिव इनएफिशिएंसी. यहाँ पे हमारे पास एलोकेटिव इनएफिशिएंसी की टर्म आ गई है. एंड डिस्कस 2 अल्टरनेटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट माइट बी यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. पहले तो हम बात करते हैं कि कार्स की वजह से मार्केट फेलियर, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी कैसे आ रहा है. Allocative inefficiency occurs when a good or service is over or underproduced, which prevents an outcome which will maximize consumer satisfaction. MSC MSB के बराबर नहीं आ रहा. Motor cars can cause traffic congestion and pollution, which both contribute towards producing an allocatively inefficient outcome. Congestion associated with slower transport, distribution, and this causes inefficiency. Pollution produces negative externalities, which are additional costs which are not incurred by the user of motor cars but which have to be borne by society in general. When these additional costs are not taken into account, more motor cars are produced, sold, and used than would otherwise be the case. Therefore, allocative efficiency in relation to the amount of resources used to produce cars is not achieved. अच्छा जी, मुझे बताएं यहाँ पे कोई मसला आ रहा है या मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं ये बात? पहले हमने मार्केट फेलियर बताया. मैं अपने वर्ड्स बताता हूँ, जैसे मैं जैसे आप लोगों को बताता हूँ वैसे बताता हूँ जी. पहले बात करते हैं एलोकेटिव इनएफिशिएंसी. एलोकेटिव इनएफिशिएंसी इज अ सिचुएशन where output produced is not according to consumer preferences. Some goods are overproduced and consumed, some goods are underproduced and consumed. ठीक है. Marginal social cost is not equal to marginal social benefit, या marginal cost is not equal to price. In case of cars, they emit a lot of emission, carbon into the air. As a result, pollution, which is an external cost on third parties. Private sector only considers private costs and ignores external costs. Hence, use of cars results in overconsumption and over usage of cars. As a result, too many scarce resources are being allocated towards using cars in city centers. On the other hand, यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दिया मार्जिनल सोशल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, तो एक्सटर्नल कॉस्ट प्राइवेट सेक्टर इग्नोर कर रहा है. थर्डली जी, ये डिलेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ती हैं फर्म्स की, रॉ मटेरियल पहुंचने में, कंज्यूमर तक पहुंचने में देर लगती है, लोग अपने बच्चे स्कूल्स नहीं पहुंच सकते टाइम पे, तो उसकी वजह से रिसोर्सेज की मिस एलोकेशन हो रही है, इनएफिशिएंसी आ रही है, प्रोडक्टिव भी और एलोकेटिव भी. उसके बाद मेरा बेटा जो आपकी ये जो फ्री मार्केट है ओनली कंसिडर्स प्राइवेट कॉस्ट, हेंस वो एलोकेटिव इनएफिशिएंसी को यहाँ पे
टू मेनी स्कार्स रिसोर्सेज लगा के होने देंगे। तो गवर्नमेंट के पास क्या है जी, कंजेशन चार्ज लगा सकते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों लंदन वगैरह में लगा हुआ है। तो नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज विच कैन बी यूज्ड टू एड्रेस द ओवर प्रोडक्शन ऑफ कार्स। पॉलिसीज माइट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, लॉज, रेगुलेशन, nudge theory, advertisement वगैरह, subsidizing alternative methods of transport. Each policy can be evaluated. For example, subsidizing alternative form of transport might be costly, and cross elasticity of demand for motor cars and alternative forms of transport may be very low. For a clear explanation of allocative efficiency and the link between motor car use, traffic congestion, pollution, negative externalities, and allocative inefficiency, two government policies should be identified and addressed. Let's say government can impose indirect taxes on the production of cars. As a result, cost of producing cars will increase, firm supply curves will shift to the left, they'll pass on the additional cost to consumers in terms of higher prices. ग्राफ बना दो बेसिक सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करके, एमपीसी से एमएससी। अब जो एक्सटर्नैलिटीज हैं इंटरनलाइज हो गई, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर पे कर रहे हैं, थर्ड पार्टी नहीं पे कर रही, प्रोडक्शन एलोकेशन बेहतर हो गई, क्यू से क्यू वन, ओवर एलोकेशन गवर्नमेंट ने कम करा दी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगाना है मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट को, वही मार्केट फेलियर है, समझ रहे हो? आइडेंटिफाई करना गवर्नमेंट के लिए, उसके ऊपर सही वैल्यू लगाना, मॉनेटरी वैल्यू बड़ा मुश्किल होता है। दे एंड अप ओवर एंड अंडर टैक्सेशन करते हुए, और गवर्नमेंट फेलियर भी आ सकता है, विच इज समटाइम्स वर्स देन मार्केट फेलियर। अदर देन दैट जी, रिग्रेसिव इफेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, गरीबों और अमीरों में गैप बढ़ जाएगा। इसके अलावा जी, आप नज थ्योरी कर सकते हो, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स को एहसास दिलाओ कि ऐसी गाड़ियां बनाएं जिसमें कम से कम एमिशन खारिज हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह पे स्विच कर जाओ बनाने में, जैसे दुनिया कर रही है इस वक्त। या फिर कंज्यूमर्स जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। कई एडवांस सिटीज़ में वो सिटी सेंटर्स में साइकिल्स पे जाते हैं, प्रोफेसर्स एंड इवन इलॉन मस्क टाइप के लोग साइकिल्स पे जाते हैं। तो इस तरह की नज थ्योरी करो, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत देर में आता है, कॉस्टली है, अपॉर्चुनिटी को कुछ समझ रहे हो? वही कोई दो पॉलिसीज अपने हिसाब से लॉ बना दो, कंजेस्शन चार्ज लगा दो एंटरिंग द सिटी सेंटर, समथिंग लाइक दैट। सब बच्चों को क्लियर हो गया? Yes, sir. Are the answers close to what you guys thought? Waleed, Ilsa? Yes, sir. देखो, हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग है। ये कैम्ब्रिज के एग्जामिनर ने अपने हिसाब से बताया, बातें वही थी, डिफरेंट तरीकों में उसने बताई। आंसर स्टिल इकोनॉमिकली आपका करेक्ट है। तो फॉलो कर रहे हो, स्टिक टू योर कॉन्फिडेंस एंड यूज द नोट्स जैसे आप करते हैं, बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है। एनी क्वेश्चन बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलें जी, सेकेंड वन अगेन वही हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, गुड ओल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। Explain what economists mean by indifference curves and budget lines and evaluate whether they might be used together to support rational consumer decision making. Simple question है, आपने आराम से ऑर्डिनल अप्रोच में घुस जाना है, फ्रॉम द assumptions all the way to drawing of a demand curve and market demand curve. मैं आपको स्केच बता रहा हूँ, किसी को उसके बाद भी प्रॉब्लम हो, डू आस्क मी। Let's start with indifference curves and budget lines are part of ordinal approach of consumer behavior. ठीक है, अब यहाँ पे हम उसकी assumptions बताते हैं। Ordinal economists assume that consumer is capable of making comparisons between different goods and find such combinations where he is indifferent. He already has a preference for certain goods in his shopping, but can switch at the last time, ठीक है, because he's not totally aware of how much satisfaction exists from each good. Hence, there's a possibility of transitivity. The rational consumer will always prefer more over less. Hence, his state of optimum is revealed when indifference curves and budget lines are put together to form an equilibrium for the rational consumer. सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन के मुताबिक अडेप्ट किए। अब जी, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, बजट लाइन की डेफिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की दो प्रॉपर्टीज बता दो। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप इज प्राइस ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ गुड एक्स। बजट लाइन की स्लोप, सॉरी, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप इज एम यू ऑफ वाई ओवर एम यू ऑफ गुड एक्स। बजट लाइन की स्लोप है प्राइस ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ गुड एक्स। और फिर बेसिकली बना के आपका यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपका आंसर काफी हद तक सही हो गया, यानी वी हैव काइंड ऑफ डन। अच्छा, इसकी मार्क्स स्कीम अच्छी थी, मैं सोच रहा हूँ उधर से ही कर लें रात दिन मी जुबानी टेलिंग यू।
Indifference सर आप curve ये पेपर और इसकी मार्किंग स्कीम ग्रुप में भेज देंगे? अभी भेजूंगा क्लास के बाद बच्चों. So ठीक है सर. indifference curve describes all the combinations of two goods which uh, when consumer when consumed will give an equal level of. देखो वही definition है, words फर्क है थोड़े से. All combinations of two goods where consumer gets the same level of total utility hence is indifferent between them. This is why consumers are indifferent regarding which point on curve they might attain. Typical indifference curves will be convex. मैंने कहा दो properties बताओ. To the origin and downward sloping from left to right. थोड़ा सा explain कर देंगे हम इसको. कॉन्वेक्स क्यों है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से. एक्स को ज्यादा खरीदोगे उसकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के मुताबिक एम यू गिरेगी, उसकी वैल्यू माइंड में गिरेगी. हम कम 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 वाई छोड़ना चाहेंगे, बेशक ग्राफ बना दो. Budget lines establish all the combinations of two goods which can be purchased given the price of each good and subject to an income constraint. Again, definition के words फर्क हैं, बात वही है. A line that shows all combinations of two goods where consumer which a consumer can afford in his limited income and given prices. This will be a straight line. मैंने यहाँ पे इसकी बजाय बता दिया price of y over price of x in a difference curve का mu of y over mu of x. बात वही है. Consumer will be considered to be in equilibrium when maximum consumer satisfaction is attained. This is when rational consumer, unfortunately irrational का खुद किया ही नहीं इन्होंने, नीचे जाके किया. This is when the consumer is able to reach a point on the furthest indifference curve from the origin. ये वही origin की property उसकी. While spending all their available income on a diagram, it is when consumer budget line is at tangency with the indifference curve. It is important to note that this point can only be attained by rational consumer decision making. This assumes consumers always want to maximize satisfaction. जैसे हमने ऊपर अपनी assumption में बताया, always prefers more over less and makes rational decisions. Can measure the this assumes consumers always want to maximize satisfaction. Consumers can measure the total satisfaction obtained when consuming a combination of goods, and that no external influences, for example advertisement, might lead to irrational decision making. So mark scheme की guidance देख लेते हैं. For a clear explanation of the concept of indifference curve in a budget line, this might be supported by the use of clearly labeled accurate diagrams. Rational consumer decision making can then be explained either verbally or by the combination of description plus diagrams. Evaluative comments should be provided and discussed. सब बच्चों को क्लियर हो गया? Okay, let's move on to the next one. I wish they give this kind of mark schemes forward future में भी. कितनी अच्छी mark scheme बनी हुई है. Use indifference curve to analyze the view that demand for inferior good is likely to be more price inelastic than demand for a normal good. We did it in the last class. पूरा मॉडल आंसर मैंने इसका आपको भेजा भी हुआ है ग्रुप पे. ये इसकी पूरी डिटेल बता रहा है वो. मैं इसको पढ़ देता हूँ आपके साथ एक बार, फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करते हैं. कैंडिडेट शुड रिकॉग्नाइज द assumption. अब दोबारा बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व वगैरह को डिफाइन करने की, इक्विलिब्रियम वगैरह बेसिक बताने की कोई जरूरत नहीं. Candidate should recognize the assumption which underpins indifference theory and how these assumptions relate to consumer desire to maximize satisfaction by buying a combination of goods which is consistent with consumer equilibrium. मतलब ये समझा रहा है, ये आंसर नहीं है. Explanation of a normal good should be provided. तसल्ली से बताना. A normal good is one which has positive relationship with consumers' income. When incomes rise, consumers buy it more. They include necessary goods and luxury goods which have income elastic demand. For example, branded cars, clothes, etc. उसके बाद जी this effect can be divided into substitution and आगे क्या है जी? Analysis should then attempt to explain the impact of a change in price. This effect can be divided into substitution and income effect. सबको डिफाइन करें जैसे मैंने आपको मॉडल आंसर्स में करवाया हुआ है. Further price changes can then be used to construct relationship between a change in price and the subsequent change in demand curve. ठीक है, this can be done using verbal description or by the use of accurately labeled diagrams plus relevant description. अपनी आदत रखिएगा, ग्राफ बनाइए, एक्सप्लेन कीजिए, नॉर्मल गुड बताएं, प्राइस फॉल करवाएं. The link between indifference curve analysis, price change, a normal good and the shape of demand curve should be clearly established. Same काम हमने करना है. Similar approach can be used, that is using relative impact of substitution effect and income effect to show the link between a price change, an inferior good and the shape of demand curve. Overall effect of elasticity of demand for each type of good should then be made by discussing the impact of negative effect on the elasticity of demand for the inferior good. Verbal description and or description of graphs. Conclusion should refer to the extent in inelastic demand होगी inferior goods की, क्योंकि उनका income effect प्राइस से डिफरेंट होता है. यानी प्राइस फॉल हुई, इनकम इफेक्ट विल बी
नेगेटिव, रियल इनकम बढ़ने से हम उसको कम लेंगे. For a response which uses indifference curve analysis to differentiate between a normal and an inferior good, in each case the analysis should establish the link between price change and their effect on consumers' demand curve. Analysis should then be used to comment on the view in this question. A conclusion should summarize the analysis and make some reference to alternative types of goods. मुझे बताएं मेरे बेटा, आपको इसका आंसर कल जो दिखाया था दोबारा दिखा दूं या समझ आ गई सारी बात? खामोशी मीन्स सबको समझ आ गया है. गुड इनफ. लेट्स गो टू पेपर अगेन. लेट्स सी जी, क्वेश्चन नंबर 4. ये आ गया आपका लेबर मार्केट का. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म operating in a perfectly competitive labor market might decide to increase the number of workers it employs, but it will not choose to increase its workers' wage rates. Discuss the extent to which you agree with this statement. आज मैं ये क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी आप लोग काफ़ी स्ट्रेनुअस सा पहले 2 क्वेश्चन कर चुके. आई डोंट वांट यू टू बी थ्रोन ऑफ. कल ये 4A एंड B मैं आपको पूरा लिख के करवाऊंगा. बहुत आसान क्वेश्चन है, वही लेबर मार्केट की थ्योरी जो हम पढ़ चुके हैं उसमें से ही है. प्राइस टेकर्स हैं बेटे, प्राइस तो ये चेंज कर ही नहीं सकते, वेज चेंज कर ही नहीं सकते, नंबर ऑफ वर्कर्स कर सकते हैं. और वेज कैसे चेंज होती है? इंडस्ट्री में मूवमेंट से, डिमांड सप्लाई से. इसलिए कल आराम से इसको करते हैं. सेम विद क्वेश्चन बी. ये ट्रेड यूनियन की जगह गवर्नमेंट का मिनिमम वेज ऊपर लगा के, ठीक है, और बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं. आराम से कल करेंगे डिटेल में. लेट्स सी जी, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज पे क्या क्वेश्चन है. Many developing countries rely heavily on the production and export of primary goods products. This is the main cause of low levels of economic growth in developing countries and therefore the main explanation for the low standards of living in these countries. Simple question है on the characteristics of developing countries and the reasons why they haven't been able to grow. आपके नोट्स में इसका पूरा आंसर मौजूद है. You want me to show it through the notes या मुझे समहाउ लग रहा है कि अभी आप लोग थक गए क्योंकि मैं खुद एक्सप्लेन करते हुए थक रहा हूं. मुझे बताएं अगर आपको लगता है कि वी नीड टू डू द रेस्ट टुमारो. आई एम ओके विद दैट. पहले 2 क्वेश्चन जो हमने डिटेल में कर लिए हैं, दे शुड इजीली सैल्वेज योर मार्क्स. अच्छे बच्चे 35-40 ले जाएंगे 50 में से. थोड़ा लाइट आंसर होगा तो 30-35, और लाइट होगा 25-30. स्टिल आप 20 से नीचे नहीं जा रहे ज्यादा. सो यू स्टिल हैव सेक्शन ए ना, उसमें से 5-7-10 मार्क्स तो आएंगे. तो आप ए और बी के बीच में घूमोगे इवन विद वेरी हाई एंड स्लाइटली लो परफॉर्मेंस. मुझे बताएं, आज की क्लास खत्म कर दूं. समहाउ फील आ रहा है स्ट्रेस लेवल बच्चों का. अगर आप लोग करने में हिम्मत रखते हैं तो आई कैन डू द रेस्ट एज वेल. सर सेक्शन ए कर ले. सॉरी कौन है? इल साहब की बात मैंने सुन ली है. और कौन बच्चा बोल रहे हैं? सर मैं कह रही थी सेक्शन ए कर लेते थोड़ा सा. सेक्शन ए कर लें थोड़ा सा. श्योर श्योर. मैं थोड़ा सा इसको देख लूं क्वेश्चन बाकी क्या कह रहे हैं. बिल्कुल सही है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला भी किया जा सकता है. पहले 2 बहुत अच्छे हैं. नंबर 4 मैं आपको कल करा दूंगा डिटेल में, और नंबर 5 मैं आपको नोट से दिखा दूंगा. बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लोगे. अगेन 4 क्वेश्चंस, 2 जरा इजी और 2 थोड़े से उसका स्ट्रगल है, लेकिन हो जाएगा. सो वैसे भी हमारा वेरिएंट देखिएगा आप, आपको बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलेंगे इंशाल्लाह. सो सेक्शन ए आप लोग करना चाहते हैं जी. चलें, लेट्स डू इट. चेंजेस इन न्यूयॉर्क येलो टैक्सी इंडस्ट्री. अब आप लोग फेवर करें, खुद पढ़ें. पहले 4 पैराग्राफ्स, बल्कि 5 बन रहे हैं, पहला वाला भी छोटा सा लिखा हुआ है. सो तसल्ली से 5 पैराग्राफ्स पढ़ लें, और जब पढ़ लें तो मुझे बता दीजिएगा. बच्चों, आई डोंट नो व्हाई माय हेड इज स्पिनिंग अ लिटिल. इसलिए शायद मुझे आप लोगों का स्ट्रेस फील होता है. मैं खुद शायद तबीयत नहीं ठीक. आई एम क्लोजिंग द क्लास राइट नाउ. मैं इंशाल्लाह कल थोड़ी लंबी क्लास कर दूंगा और आपका पूरा बाकी का पेपर करवा दूंगा. ओके, ऑलराइट मेरे बच्चों, हैव अ गुड डे. आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग एंड इंशाल्लाह सी यू टुमारो. सर वो पेपर जी बेटे जी, पेपर भेज दूंगा.